हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ये बोलते हुए कि हमें CUET का फ़ाइन आर्ट्स यानी कि जो पेंटिंग है उसका सिलेबस चाहिए। फ़ाइन आर्ट्स में पेंटिंग के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ग्राफिक्स एंड स्कल्पचर भी थोड़ा बहुत फ़ाइन आर्ट्स में ही आ जाता है। तो मैं उसके लिए आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स के लिए CUET का कोई बहुत अलग सिलेबस नहीं है, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है। जो NCERT के वीडियोस है वही के वही NCERT के बुक में से क्वेश्चंस आपके CUET में आने वाले हैं। द डिफरेंस इज़ गोइंग टू बी कि CUET में आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, लेकिन सभी में आंसर्स आपके पास दिए रहेंगे जिसमें से आपको चूज़ करना होगा। जैसे MCQ होते हैं, देयर विल बी 4 ऑप्शंस गिवन टू यू, उन ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो CUET का फाइन आर्ट्स के लिए या दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फाइन आर्ट्स, आप कोई भी और सब्जेक्ट ले लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, साइंसेस का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, सारे ही सब्जेक्ट्स जो CUET में आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स जो पेपर आने वाला है CUET का, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्टली ओनली एंड ओनली NCERT बेस्ड। तो ऑफ़ कोर्स ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ ही रहेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए, 12th बोर्ड्स के लिए आप अपने NCERT में से ही पढ़ रहे हैं। द वेरी बेसिक थिंग अबाउट द CUET एग्ज़ाम इज़, या फिर हम सिर्फ CUET की बात नहीं कर रहे हैं, 12th बोर्ड्स की भी अगर बात करें जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर ये आप फ्यूचर में somebody sees दिस वीडियो, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बोर्ड्स है या जो CUET है उसके लिए आपको NCERT के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, NCERT के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको क्लैरिफाइड होने चाहिए, उसके बेसिक टॉपिक्स, उसका फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड होना चाहिए। तो NCERT में कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ वन इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट वन पर्सन। आप जैसे कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मान लीजिए आप जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की, दिस इज़ अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल गाइस, प्लीज़। सो प्लीज़ आप ये बिल्कुल सच नहीं है, मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल मैं जो आपको दे रही हूँ, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है या एक दिस इज़ नॉट ट्रू। तो जैसे मान लीजिए कि आपको जयपुर में यू इन जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर किसी पेंटिंग का दिया हुआ है, या आपको जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में किसी पेट्रन का नाम दिया हुआ है कि राजा जय सिंह वाज द वन जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था ये जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। और मान लीजिए कि आपको राजा जय सिंह के बारे में द मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी कोई मिल रहा है। ऐसा होता था फॉर एग्ज़ाम्पल कि कई बार पेट्रन्स को या होता था, जैसे कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो ज़्यादातर कैसे इस्टेब्लिश हुआ कि जो पेंटर्स जो है वो मुगल्स के डर से राजस्थान छोड़ के एंड सेंट्रल इंडिया छोड़ के वो पहाड़ की तरफ माइग्रेट करने लगे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट का मूवमेंट पहाड़ी स्कूल की तरफ हुआ। इस वजह से पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो बहुत डेवलप हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा होगा कि एक ही टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको 2-3 अलग अलग जगह पर मिल रही है। कई बार NCERT में ना थोड़ा सा घुमा फिरा के बहुत सिंपल तरीके से वो बोलते हैं। इट्स नॉट दैट कि लैंग्वेज बहुत रिडलिंग है, रिडल टाइप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से ही लिखा हुआ है। बट द थिंग इज़ कि आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। मान लीजिए एक बार आपने अपने NCERT का वीडियो चैनल से देख लिया, आपने चैप्टर को समझ लिया कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसमें आप डिफरेंस देखिए। अब मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो आपका हुआ, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमारे पास क्या है? ओके, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमारे पास बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, ये हमारे जो हैं मेन मुग़ल रूलर्स थे। तो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो आपको स्कूल्स ऑफ पेंटिंग मिलेंगे, यानी मुग़ल मिनिएचर के जो स्कूल ऑफ पेंटिंग मिलेंगे वो सारे आपको अकॉर्डिंग टू दीज डिफरेंट रूलर्स मिलेंगे कि अकबर के अंडर क्या था, जहांगीर के अंडर क्या था, शाहजहां के अंडर क्या था। तो जैसे शाहजहां के अंडर द आर्किटेक्चर वॉज वेरी वास्ट एंड वेरी वेरी एक्सटेंसिव, तो बेस्ट आर्किटेक्चर हमें शाहजहां के अंडर देखने को मिलता है। जहांगीर के अंदर जो साइंटिफिक
फिनेस पेंटिंग्स ने अचीव किया, वो सबसे बेस्ट जहांगीर के अंडर में था। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो मुग़ल स्कूल जो है वो अकॉर्डिंग टू रूलर्स बाइफिकेटेड है। आप जयपुर स्कूल में जाएंगे तो जयपुर स्कूल की जो पेंटिंग्स है वो अकॉर्डिंग टू द रीजन्स बाइफिकेटेड है। लेकिन वहाँ पर भी रीजन्स में भी डिफरेंस, मतलब एक पॉइंट ये है कि जो जयपुर में बूंदी, मेवाड़, जयपुर, ये जितनी भी ये जगहों के बारे में जितने भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, सभी आसपास की हैं। उनमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आपके पास राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में मेजर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगा कि उनका मेन पेट्रन कौन था, कौन से रूलर्स की वजह से वो डेवलप हुआ, और अगर एक आध दो कोई उसके स्टाइलिस्टिक फीचर्स होंगे तो। लेकिन आपको राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या देखने को मिलेगा कि अच्छा उसके मेन आर्टिस्ट कौन थे, उसका मेन किंग रूलर कौन था जिसके अंडर वो स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, जिसने उसको इतना सपोर्ट किया। एंड तो टॉपिक्स आप देखेंगे बूंदी, मेवाड़, जयपुर, ये जितने भी राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मालवा, जितने राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है, आप देखेंगे ये टॉपिक्स बहुत कुछ सेम हैं। वो अगर वो या तो कृष्णा की लाइफ के ऊपर पेंटिंग्स कर रहे हैं, किंग की लाइफ के ऊपर, क्योंकि सारे एरियाज़ आसपास थे, सारे के सारे राजपूत रूलर्स थे। तो इस वजह से जो टॉपिक है पेंटिंग्स का, जो थीम है ऑफ पेंटिंग्स, जो स्टाइल है ऑफ पेंटिंग, वो बहुत कुछ सिमिलर है। थोड़े बहुत छोटे माइनर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो हर स्कूल के अंदर उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। जैसे कि नाथद्वारा में पिचवई पेंटिंग्स जो थी वो फेमस थी, जो कि बाकी जगहों पर नहीं थी। तो नाथद्वारा में जो पिचवई पेंटिंग्स है, उसकी पिचवई पेंटिंग्स की मेन पिचवई, दैट मीन्स कि पीछे की जो वॉल है दैट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर, ट्रेडिशनली इट इज़ ब्लैक इन कलर। सो आपको अब ऐसे ही हम डेक्कन स्कूल की बात करें, डेक्कन स्कूल इज़ नॉट अ वेरी वेरी वास्ट स्कूल। डेक्कन स्कूल जो है उसमें यू हैव 5 बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकोंडा, ये तरीके से कुछ सिर्फ स्कूल्स हैं। पहाड़ी स्कूल में भी यू हैव तो देखिए, बात कहने का मेरा मतलब ये है, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनसीईआरटी, चाहे आप वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए पढ़ रहे हो, आप पेंटिंग के लिए पढ़ रहे हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर CUET, नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स। आप गाइस मेरा बिलीव करिए, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू सी ए वीडियो, अगर आपको एक टॉपिक का क्लैरिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप टॉपिक के कोर को समझें। व्हाट इज़ द टॉपिक ट्राइंग टू टेल यू हैव टू डिवाइड इट। आपको सबसे पहले बड़े बड़े चंक्स में उसको तोड़ना है, फिर उसको धीरे 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 करके छोटे छोटे चंक्स में तोड़ते जाना है। ओके, जैसे कि एक फ्लो चार्ट बनता है ना, वैसे। तो जैसे हमने सबसे पहले क्या करा, हमारा जो है वो मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो हमने मिनिएचर स्कूल को सबसे पहले सबसे बड़े बड़े चंक्स में तोड़ दिया। राजस्थानी, मुग़ल, पहाड़ी, डेक्कन, राजस्थानी, मुग़ल, पहाड़ी, डेक्कन, ये 4-5 स्कूल्स में हमने तोड़ दिया। उनके मेन फीचर्स हमने हमें पता चल गया, हमने एक जगह लिख लिए। फिर अब राजस्थानी को आप फर्दर उसको डिवाइड करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो बूंदी, मेवाड़, जयपुर वगैरह, ये जितने स्कूल्स में, तो आपने वो लिख लिया, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन्स। आपने फिर राजस्थानी स्कूल की मेन फीचर्स लिख दिए, फिर उसको ब्रेक डाउन करने के बाद हर एक स्कूल का अपना एक अलग फीचर लिख लिया, उनके किंग्स लिख लिए, उनके पेट्रन्स लिख लिए। मुग़ल में आप लिखेंगे कि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द रूलर्स, मुग़ल रूलर्स के अकॉर्डिंग मुग़ल स्कूल में बाइफिकेशन है। फिर आपने उसको बाइफिकेट करके जो भाजसा, ये आप सभी को पता ही होगा, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन जिसको नहीं याद है, जिसको नहीं पता है, द ईजीएस्ट गाइड्स, द ईजीएस्ट वे आपको मुग़ल रूलर्स की सीक्वेंस याद करने की, याद रखना ही नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट भाजसा, BHAJSA, B फॉर बाबर, H for हुमायूं, A for अकबर, J for जहांगीर, S for शाहजहाँ एंड A for औरंगज़ेब। सो आपने बादशाह याद रख लिया ना, आपको सब याद हो जाएगा कि कौन सा रूलर किसके पिता थे, कौन सा रूलर किसका बेटा था। बाबर वॉज द फादर ऑफ हुमायूं, हुमायूं वॉज द फादर ऑफ अकबर, अकबर वॉज द फादर ऑफ जहांगीर, शाहजहाँ वॉज द सन ऑफ जहांगीर एंड औरंगज़ेब वॉज द सन ऑफ शाहजहाँ। सो शाहजहाँ ने जैसे ताजमहल बनाया, सो शाहजहाँ के अंडर आर्किटेक्चर फ्लरिश टू अनदर लेवल, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर शाहजहाँ के अंडर बना है। सो आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, जितना हो सके आप उसको उतनी ग्राउंड लेवल तक ब्रेक डाउन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एंड मेक नोट्स गाइस, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्सटेंसिव नोटबुक बनाएं, एक्सटेंसिव नोट्स बनाएं,
दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आपको अगर इफ़ यू कांट राइट टू मच, डोंट. वन पॉइंटर्स, एक एक वर्ड, दो वर्ड लिख कर, बट मेक नोट्स. दिस इज़ द ओनली वे दैट यू गोइंग टू स्कोर, बिलीव मी, फुल एंड फुल. फाइन आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वेर इन देर इज़ नो प्लेस यू कैन गेट योर मार्क्स कट. Fine arts is a subject wherein it's a 100 on 100 scoring subject, and you believe me, you'll have to put the least amount of effort. बहुत कम efforts में आप बहुत easily इसमें 100 on 100 पा सकते हैं. Why this subject is beneficial is this is a very smart choice, guys. Fine arts as an optional subject is a very smart choice because पहली चीज़ तो ये it's a very easy subject. Second, if you like to paint, if you're interested in arts, आपके लिए आधा काम वहीं ख़त्म हो गया. You won't have to force yourself to learn it, to study it. You'll just enjoy the subject. You'll be happy कि आपको रोज़ नई नई चीज़ें पता चल रही है. Thirdly, it is going to help you in your other subjects as well, क्योंकि आपका जो फाइनल स्कोर है वो उसको बहुत इंक्रीज़ कर देगा. देखिए CUET में इंडिविजुअल सब्जेक्ट के स्कोर्स नहीं देखे जाते हैं. CUET में आउट ऑफ 800 टोटल स्कोर देखा जाता है. तो व्हाट दिस फाइन आर्ट सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू डू इज़ कि आप बहुत कम एफर्ट्स डालेंगे एंड इसमें आपने बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेना. आई एम तो टेलिंग यू वेरी ओपनली, यू कैन स्कोर, यू शुड स्कोर फुल मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज इस सब्जेक्ट में आप एक भी मार्क्स आपका लूज़ करना इज़ बेसिकली योर लॉस, अ वेरी हैवी लॉस. क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप बहुत इजीली फुल स्कोर कर सकते हैं उसमें इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्कोर 100 मार्क्स, सो व्हाई डू यू हैव टू डू योर ओन लॉस. You should, really it will enhance your other subjects as well. आपका फाइनल स्कोर जो है ना वो फाइनल्स बहुत ऊपर ले जा सकता है. सो दैट इज़ द मेन थिंग. क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दैट यू नीड CUET के फाइन आर्ट्स का सिलेबस और यू नीड प्रैक्टिस फॉर CUET फाइन आर्ट्स. द थिंग इज़ देयर आर सो मैनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑनलाइन. आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. बिकॉज द थिंग इज़ द मोस्ट व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ आई विल ट्राई टू पोस्ट एंड फाइंड सम MCQs फॉर CUET. बहुत सारा ऑनलाइन भी कंटेंट अवेलेबल है CUET प्रिपरेशन के लिए फॉर फाइन आर्ट्स एज वेल. आप भी देख सकते हैं. यू कैन रिफर टू डिफरेंट बुक्स एज वेल. It's a very common thing. You know just make a group of 4 to 5 students, buy a book together, practice together. Fine arts is that subject, guys, believe me, क्योंकि they don't go in much detail इस सब्जेक्ट में. और क्योंकि CUET है तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि बोर्ड्स में तो यू हैड टू राइट आंसर्स, ओके, बिग आंसर्स. सो इफ़ यू मिसिंग अ फ्यू डिटेल्स, अगर आपने मान लीजिए कोई ईयर नहीं लिखा या वो करा, वैसे तो मान लीजिए 5 मार्क्स का जो आंसर आप बोर्ड में लिखते हैं इट ऑल्सो हैज़ अ ब्रेकअप. हाफ मार्क्स इज़ गिवन टू ईच इंफॉर्मेशन अबाउट द पीस. ठीक है. इफ़ यू हैव टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेट्स से अ पेंटिंग शिवन सती, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको शिवन सती का डिस्क्रिप्शन देना है, ओके, तो half marks would be for the name or the title of the artwork, half marks for the medium used, half marks for the painter, half marks for the time period it belonged to, half marks for the current location, the collection of that place, whether it is in National Museum New Delhi, whether it is where, whatever, etc. half marks for for a basic जो हम 2 lines में, as I've already posted the videos, कि नॉट हाफ मार्क्स, 1 मार्क फॉर दैट 2 लाइन बेसिक थिंग जहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस पेंटिंग को. व्हाट इज़ द थीम, बेसिकली येस द थीम, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द आर्ट वर्क. एंड देन सो हाफ काइंड ऑफ लाइक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2.5 marks is for all that details, and then 2.5 marks are for that whole description जहाँ पर आप डिटेल में everything explain कर रहे हो. Okay, for example, how the painting has a washed out effect, it has kind of a foggy like effect, one figure Sati is lying, Shiva is there, it has a white color, so it's a monochromatic painting. So इस तरीके से breakdown होता है.
सो इवन इन बोर्ड्स आपकी डिटेल्स, आपके 1 मार्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर पॉइंट्स। लेकिन CUET में वो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज CUET में पूरा एक क्वेश्चन और सिर्फ 1 पॉइंटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आपको अपने जो आर्ट वर्क्स है उसका नाम, उसका टाइटल, उसका पेंटर, उसका कलेक्शन, थीम, टाइम पीरियड्स, मीडियम, स्कूल, learn these points very well. Make proper notes for these points. It's going to help you a lot. And I would like to suggest you one thing, that आप जहाँ पर रहते हैं, इफ़ देर आर म्यूज़ियम्स देयर नियर बाय, ठीक है, हमने जो मैक्सिमम पेंटिंग्स या आर्ट वर्क्स या फिर स्कल्पचर्स गांधार स्कूल की हो गया, या मान लीजिए बुद्धा का स्टैचू हो गया, all of these artworks that we have studied, मान लीजिए डांसिंग गर्ल हो गई मोहनजोदारो की, सो दे आर मोस्टली, आई वोंट से ऑल ऑफ देम, मोस्टली मैक्सिमम आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चंक इज़ इन द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ न्यू दिल्ली। बहुत कुछ आपको म्यूज़ियम ऑफ मथुरा में मिलेगा। दीज आर द 2 मेन प्लेसेस, क्योंकि बुद्धा के जितने स्टैचूज़ वगैरह गांधार के, चाहे वो गांधार स्टाइल के हो, वो आपको मथुरा म्यूज़ियम में बहुत देखने को मिलेगा। बाकी आर्टवर्क्स जो है वो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, दैट इज़ द NGM इन न्यू दिल्ली, वहाँ पे आपको बहुत सारे ये पीसेस देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू समवन हु इज़ लिविंग इन दिल्ली, और इफ़ यू कैन विजिट दिल्ली, इफ़ यू आर विजिटिंग दिल्ली इन द न्यू फ्यूचर, I would like to suggest you do visit these places. Amazing places, and the connect you get coming to these places. Believe me, आपको बुक नहीं उठानी पड़ेगी half of the time. आप पेंटिंग्स, आर्ट पीसेस ऐसे ही आप लर्न कर लेंगे। सो CUET फाइन आर्ट्स के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी, दैट दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फाइन आर्ट्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। द मोर यू इन्जॉय इट, जस्ट लेट योर सेल्फ इमर्स इन दिस सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स में। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये आपको लग रहा होगा बहुत ही फिल्मी बातें कर रही हूँ मैं, बट बिलीव मी गाइस, every single word जो मैं कर रही हूँ, it's really, I am telling you from the very core, you're going to enjoy this subject so much. Don't think it as a burden. ऑल्सो ये मेरे पास बहुत सारे डाउट्स एंड कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारा डिटेलिंग है आपकी बुक में। आप अगर राजस्थानी स्कूल भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पेट्रन्स का नाम है, बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, बहुत सारे ईयर्स दिए हुए हैं, तो क्या आपको सभी को लर्न करना पड़ेगा? व्हाट इज़ द केस? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले भी एक वीडियो में दिया है, मैं वापस सर आपको बता देती हूँ कि येस इट इज़ ट्रू कि डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पैटर्न मैंने देखा है पिछले कुछ साल बोर्ड के पेपर में, स्कूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं आता है, क्योंकि आपके बोर्ड्स का पेपर जो होता है इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स, बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो स्कूल्स के ऊपर ना होकर आपकी आर्ट वर्क्स पे होता है, स्कूल के थीम्स एंड फीचर्स पर होता है। सो दैट इज़ देयर, लेकिन इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू डू द स्कूल्स ईयर्स, पेट्रन्स, पेंटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, वो बहुत ज़रूरी है करना। अब इसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी ईजी, आई मीन ओके नॉट वेरी ईजी, बट जितना आपको लग रहा है ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि NCERT बुक में एक इस पैटर्न में लिखा हुआ है इन काइंड ऑफ अ पैराग्राफ, जो कि उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देता है पढ़ना, समझना, याद करना। तो क्योंकि वो उस तरीके से दिया हुआ है, उस तरीके से असिमिलेट किया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। बहुत इजी तरीका उसको याद करने का यही होगा, जस्ट मेक 1 लाइन पॉइंटर्स, ठीक है। आप एक स्कूल उठा लीजिए, आप सारे स्कूल राजस्थान के देख लीजिए, मान लीजिए हर स्कूल में आप एक टेबल फॉर्म बना लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी। मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपको रागमाला एंड बिहारी सत्सई, जितनी भी थीम्स, ये लिटरेरी वर्क्स के ऊपर थीम्स दी हुई हैं आपको राजस्थानी स्कूल में, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी अगर आप एक टेबल फॉर्मेशन में कर देंगे। जैसे मैंने आपको इसके लिए बताया था कि यू राइट द नेम ऑफ़ द पोएट, द लैंग्वेज, द ईयर, द प्लेस ऑफ द पोएट, द थीम, उसका इंग्लिश में नाम कोनोशियस डिलाइट, एंड
all that 700 verses whatever. Similarly you can do for the Rajasthani schools. एक टेबल फॉर्म कर लीजिए, द नेम ऑफ़ द स्कूल, उस नेम के आगे फिर आप उसकी डिटेल्स लिखती जाइए, द थीम्स जो कि स्कूल में कॉमनली बनाई जाती थी, द पेंटर्स, द फेमस पेंटर्स ऑफ दैट, यू नो, जैसे कि मनसुख हो गए पहाड़ी स्कूल के एंड ऑल दैट. सो द पेंटर्स स्कूल के अंडर, द पेट्रन्स, पेट्रन्स यानी कौन कौन राजा थे जिन्होंने उसको पुश किया था, जिन्होंने उसको कमीशन किया था, जिनकी वजह से वो स्कूल काफ़ी फ्लरिश करा, वो लिख लीजिए. एंड यू नो टेबल में, सो दिस वे आपके पास एक बहुत अच्छा ईजी टैबुलर फॉर्मेशन में सारा डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. एंड इट वोंट बी दैट डिफ़िकल्ट, बिलीव मी, इट विल नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट. क्योंकि द थिंग इज़ कि वो जिस तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, पैराग्राफ के फॉर्म में उसे लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है. एंड उसको देखकर हमें लगता है, ओ हाउ वी गोइंग टू डू दिस. आप उसको टैबुलर फॉर्म में कर देंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी. सो गाइज़, बेसिकली मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद आप समझ गए होंगे दैट जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, द थिंग इज़ इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड. सो देयर इज़ नथिंग मच जो कि, you know, apart from explaining the NCERT, I can't do that. What I can do from my part and from my behalf is कि मैं आपके लिए MCQ questions post करूँगी CUET फाइन आर्ट्स के लिए, which is going to make very easy for you to practice. एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत easy हो जाने वाला है. I hope this video finds you well and I hope that आप अपनी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दें. मेरे वीडियोज़ के थ्रू I really sincerely hope कि आपको जितनी हो सके उतनी हेल्प मिले. एंड प्लीज़ गाइज, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, कोई आपको डाउट है, कोई रिक्वेस्ट है, ऑलवेज़ कमेंट एंड लेट मी नो. मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ. आई होप इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो फुलफ़िल हुआ है. जिन लोगों को डाउट्स थे, जिन्होंने कमेंट्स किए थे, उन्हें इस वीडियो के थ्रू अपने आंसर्स मिल गए होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स, do comment and let me know. Thank you so much. All the best for your exams and just relax, calm down. बहुत easily, अच्छी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स दीजिए. Prepare well, make very good extensive notes, read करिए, study hard, rest well and just, you know, go with the flow, enjoy the process and just don't forget to learn. वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. हम इतना एग्ज़ाम बेस्ड हो जाते हैं कि हम इसको लर्न, वो जो पार्ट है ना, जो हमारा सीखने वाला पार्ट है, हम रटने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम सीखना भूल जाते हैं. सो मेक श्योर यू लर्न साइड बाय साइड, बिकॉज अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट, यू हैव चोजन द राइट सब्जेक्ट.